नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में जब एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति सर्वे किया गया और पूछा गया कि सीएम किसको बनाना चाहिए, जिसमें अशोक गहलोत सबसे आगे रहे। 27% लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत को बनना चाहिए। दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे रहीं, जिनके पक्ष में 14% लोग रहे और सचिन पायलट के पक्ष में 9% रहे और गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में 6% लोग रहे। राजस्थान को लेकर एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति ने सर्वे किया है, जिसमें जब सवाल पूछा गया कि गहलोत सरकार के प्रदर्शन से लोग कितने संतुष्ट हैं, इसमें गहलोत के लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि 43% लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 28% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं, जबकि 14 और 10% लोग असंतुष्ट हैं। इसके अलावा जब दूसरा सवाल पूछा गया कि भ्रष्टाचार से लड़ने में गहलोत सरकार का काम कैसा रहा है, ये खबर भी गहलोत सरकार के लिए अच्छी है, क्योंकि 39% का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है और 35% का कहना है कि अच्छा काम किया है, जबकि 15% लोगों का कहना है कि बुरा काम किया है और 5% का कहना है कि बहुत बुरा काम किया है। इसके अलावा गहलोत सरकार के प्रदर्शन से भी लोग खुश हैं। बिजली सुधरी है, ये कहने वाले 55% लोग हैं, जबकि 29% लोगों का कहना है कि बिगड़ी है। पेयजल सुधरा है, ये कहने वाले 50% हैं और बिगड़ी कहने वाले 32% हैं। महिला सुरक्षा के मामले में भी 37% लोगों का कहना है कि सुधरी है और 30% का कहना है कि बिगड़ी है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है, ये कहने वाले 34% हैं और 32% कहने वाले हैं कि बिगड़ी है। एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति सर्वे में जब केंद्र सरकार को लेकर सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं, इसका जवाब देने वालों में से 55% का कहना है कि वो केंद्र सरकार के काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और 24% का कहना है कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं और 7 और 8% का कहना है कि वो असंतुष्ट हैं। इसी महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार के लिए बुरी खबर आई है। प्राइवेट रिसर्च फर्म CMI ने दावा किया है कि अक्टूबर 2023 में भारत में बेरोजगारी 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। बता दें, अक्टूबर में बेरोजगारी दर 10.05% तक पहुंच गई है, वहीं सितंबर 2023 में बेरोजगारी दर 7.09% के आसपास थी। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ग्रामीण बेरोजगारी 6.2% से बढ़कर 10.82% हो गई है और शहर में यह दर गिरकर 8.44% तक पहुंच गई है। मालूम हो कि इस साल की शुरुआत में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 से 34 वर्ष की आयु के 36% भारतीयों ने माना कि बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। राज्य में चुनाव से पहले ईडी लगातार एक्शन में है। अब ईडी ने दावा किया है कि महादेव सट्टाबाजी ऐप के प्रमोटरों ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि एजेंसी आगे की जांच कर रही है। ईडी ने गुरुवार को ही 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जब्त किए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को ही कहा कि चुनाव आयोग से अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं, सबकी जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी मामले को दूसरी पीठ के पास भेजने के फैसले का विरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फैसले में दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलकर अपने अनिश्चितकालीन निलंबन पर माफी मांगने को कहा है। राघव चड्ढा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद मैंने राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा के वकील की ओर से बयान दर्ज किया है, जिसमें बताया गया है कि राघव चड्ढा का सदन की गरिमा को भंग करने का कोई इरादा नहीं है। वो राज्यसभा अध्यक्ष से समय मांगेंगे ताकि वो उनसे बिना शर्त माफी मांग सकें। जाति जनगणना पर भाजपा असमंजस में नजर आ रही है। जाति जनगणना को लेकर पार्टी नेताओं से सलाह मशवरे के लिए भाजपा नेतृत्व ने गुरुवार को पार्टी के विभिन्न नेताओं के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में भाजपा शीर्ष नेताओं ने जाति जनगणना को लेकर पार्टी के नेताओं से उनके विचार जाने हैं। भाजपा इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना की मांग से परेशान है। ये बैठक विपक्ष की इस मांग से मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई थी।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। इसमें ओबीसी आउटरीच को आकार देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें जाति गणना न कराने की पार्टी की वर्तमान नीति के फायदे और नुकसान पर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि ओबीसी आउटरीच कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। जाति जनगणना को कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा बना रही है और बीजेपी को घेर रही है। इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाति जनगणना के मसले पर कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा करने के बाद जो भी उचित फैसला होगा हम बताएंगे। इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया है। हम बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं, उचित समय पर हम बताएंगे। बता दें, आजकल पीएम मोदी से लेकर अमित शाह लगातार ओबीसी का राप अलापने लगे हैं। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी खुद को ओबीसी का बोलते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और नफरत पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया है। इसने एक ऐसी फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का आदेश दिया है जो सिर्फ पोस्टों की पड़ताल ही नहीं करेगी, बल्कि गलत सूचना, नफरत फैलाने वाले भाषण और फर्जी खबरों फैलाने वालों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस फैक्ट चेकिंग यूनिट के लिए एक बड़ी टीम की तो घोषणा की है, साथ में इसके लिए बड़ा बजट देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही ये यूनिट कार्रवाई करने के लिए भी स्वायत्त होगी। भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को वकीलों के नए मामलों में स्थगन यानी एडजमेंट्स का अनुरोध नहीं करने की अपील करते हुए कहा, वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख अदालत बन जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार दिन की कार्रवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने नए मामलों में वकीलों द्वारा स्थगन के अनुरोध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में वकीलों ने 3688 मामलों में स्थगन का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अत्यंत जरूरी नहीं हो तब तक कृपया स्थगन का अनुरोध न करें। मैं नहीं चाहता कि अदालत तारीख पर तारीख अदालत बन जाए। इंडिया गठबंधन में लगातार घमासान चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पहले से ही कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। अब अखिलेश की ओर से एक बार फिर कांग्रेस के बीच दूरियां लगातार सामने आ रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, जहां तक एमपी में गठबंधन का सवाल है तो वो कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया है। मैं कांग्रेस नेताओं के इंटरव्यू पढ़ता हूं कि समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, सपा परिवारवादी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? जो बीजेपी बोल रही है वही कांग्रेस बोल रही है। बता दें, इससे पहले अखिलेश ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सपा से अलग चुनाव लड़ने पर नाराजगी जाहिर की थी। नोएडा रेप पार्टी मामले में एल्विश यादव की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल नोएडा की पुलिस दिल्ली एनसीआर में उनकी हर जगह तलाश कर रही है। एल्विश यादव पर रेप पार्टी में सांपों और जहर की सप्लाई करने का आरोप है कि रेप पार्टी में जहर सप्लाई करने के बाद आरोपी लाखों में रुपए वसूलते थे। हालांकि अभी तक मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एल्विश यादव को नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में पीएफए ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव ने शुक्रवार को अपनी सफाई पेश की है। एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में कहा, मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि मेरे खिलाफ खबरें फैल रही हैं कि एल्विश यादव नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए हैं। मेरे खिलाफ जो खबरें फैल रही हैं ये सारे आरोप फर्जी, बेबुनियाद हैं। इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। एल्विश ने कहा, यूपी पुलिस के साथ मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं यूपी पुलिस प्रशासन, सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि अगर इसमें मैं 0.1% भी शामिल मिलूं तो मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक ठोस सबूत न मिल जाए तब तक मेरा नाम खराब न करें। जितने भी इल्जाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में कहा है कि हर विवाहित महिला को बीजेपी की सरकार साल में 12,000 रुपए देगी। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल में भर्ती कराई जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे।
हर घर में निर्मल जल पहुंचाया जाएगा। 4 पादुका योजना की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही भाजपा ने कहा है कि तेंदुपत्ता के अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 500 नए खोले जाएंगे। इससे गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता होगी। इससे भर्ती घोटाला नहीं आएंगे। पब्लिक सेवा आयोग में घोटाले कराने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि युवाओं को नए उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद का वादा किया गया है। राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने जयपुर में ईडी के अधिकारी और उसके साथी को गुरुवार को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किशोर कुमार का एक मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्ष पर बरस रही है और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिट फंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। अजीब सी चुनौती है 15 लाख रुपए की। जिन्होंने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया वो डूब गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ईडी की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर छोटे लेवल के अधिकारियों की रेट लिस्ट 15 लाख रुपए है तो इनसे ऊपर के अधिकारियों का क्या रेट होगा। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी बीजेपी के सरकार प्रचारक हैं। इनको टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करवाना है। ये मोदी जी का टूलकिट है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा से कोई अभद्र सवाल पूछा होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी पर बेहद निजी और भद्दे सवाल पूछे जाने के आरोप लगाए। गुरुवार को संसदीय एथिक्स कमेटी से विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए। बाहर निकलते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, ये एथिक्स कमेटी है, ये भद्दे सवाल पूछ रही है। महुआ मोइत्रा ने कहा, वो मेरे जीवन के बारे में बेहद भद्दे सवाल कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आप रात में किससे बात करती हैं, कितनी बार बात करती हैं, क्या वो डिटेल मुझे बताएंगी, क्या आप एक्स के साथ होटल गईं, क्या आप वहाँ रुकीं, पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ गईं। महुआ मोइत्रा ने कहा, आप उसको अपनी दोस्त बताती हैं, क्या उनकी पत्नी को उसके बारे में पता है। महुआ ने कहा कि सिर्फ चेयरपर्सन ये सवाल कर रहे थे, बीजेपी के बाकी सदस्यों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे। वहीं विपक्षी पार्टी के 5 सांसदों ने इसका जोरदार विरोध किया है। हालांकि निशिकांत दुबे बोले हैं, एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष सोनकर जी ने महुआ से टिकट का व होटल का बिल मांगा। यदि इसके अलावा उन्होंने महुआ जी के किसी भी पुरुष मित्र या होटल में पुरुष मित्र के साथ रुकने का प्रश्न पूछा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने शुक्रवार को जारी अपने संदेश में कहा है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हिजबुल्लाह इस जंग में कब शामिल होगा। हिजबुल्लाह उस जंग में 8 अक्टूबर से शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक इस जंग में 57 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य जंग खत्म करना है और दूसरा लक्ष्य इस जंग में हमास की जीत सुनिश्चित करना है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने यह भी कहा है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के हमले में किसी बाहरी तत्व का हाथ नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान सीमा पर टकराव बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा ये सब गजा में इजरायली कार्रवाई पर निर्भर करता है। वहीं प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने आतंकवादी हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी गलती हिजबुल्लाह के लिए अकल्पनीय कीमत चुकानी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में जरूरी मदद की अनुमति देने के लिए बढ़ते पश्चिमी दबाव के बावजूद अस्थायी युद्ध विराम से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है और एक अस्थायी युद्ध विराम से इनकार करता है जिसमें हमारे बंधकों की वापसी शामिल नहीं है। बता दें 7 अक्टूबर को हमास ने अपने हमले में लगभग 240 लोगों को बंधक बना लिया और लगभग 1400 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद इजरायली जवाबी हमले में गजा में 9200 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। स्कॉटिश प्रथम मंत्री हमाद यूसुफ का कहना है कि उनकी पत्नी के माता पिता गजा छोड़ने में सक्षम हो गए हैं।
क्योंकि मिस्र से जोड़ने वाला रफा क्रॉसिंग विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमें ये पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माता पिता आज सुबह रफा क्रॉसिंग के माध्यम से गजा छोड़ने में सक्षम रहे। उन्होंने कहा, ये पिछले 4 सप्ताह हमारे परिवार के लिए एक जीवित 2 स्वप्न रहे हैं। हालांकि हम गहरी व्यक्तिगत राहत की भावना महसूस करते हैं, लेकिन गजा के लोगों की निरंतर पीड़ा से हम हतोत्साहित हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने शुक्रवार को गजा में हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर ट्वीट करके वैश्विक नेताओं से अपील की है कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। उन्होंने कहा कि गजा में हर रोज 10 साल से कम उम्र वाले बेगुनाह बच्चों की जान जा रही है और दुनिया चुप है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अब बहुत हो गया। दुनिया भर के नेताओं को एकजुट होकर मौत के इस सिलसिले को खत्म करना चाहिए। हालांकि इसके बाद भारत का एक वर्ग उनको ट्रोल करने लगा है। हेमर देसाई नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं, इरफान पठान ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार पर आवाज क्यों नहीं उठाई। वहीं ऋषि बागरी ने लिखा है, किसने शुरू किया है? किसने 1400 बेगुनाह नागरिकों को मारा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे? किसने 200 बेगुनाह नागरिकों को अगवा किया है? गजा में अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया है, जिसके कारण मशीनें बंद हो गई हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम तुर्की के राष्ट्रपति, सरकार और लोगों से तुर्की अस्पताल को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं, जो गजा में कैंसर रोगियों की देखभाल करने वाला एकमात्र अस्पताल है। ईंधन के अभाव के कारण ये पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमने 1 दर्जन कैंसर रोगियों को खो दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुर्की अस्पताल ऑपरेशन से बाहर हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से मिलने इजरायल पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ब्लिंकन गजा के नागरिकों की सुरक्षा के प्रयास में स्थानीय लड़ाई को रोकने का आह्वान करेंगे। उन्होंने कहा भी है कि वो अपनी यात्रा के दौरान इजरायल पर गजा में जारी युद्ध में मानवीय विराम करने, गजा पट्टी में अतिरिक्त मानवीय सहायता की मंजूरी देने और हमास द्वारा बंदी बनाए गए बंधकों की संभावित रिहाई के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए दबाव डालेंगे। इजरायल की सेना ने बताया है कि गजा में जमीनी अभियान के दौरान उनके 4 और सैनिकों की मौत हुई है। हारेट्स समाचार पत्र की खबर के अनुसार अब तक गजा में जमीनी संघर्ष के दौरान 23 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने बताया कि हमास के खिलाफ जारी संघर्ष में उन्होंने गजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लिया है। अभी स्पष्ट नहीं है कि गजा सिटी में कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में शहर में हर तरफ तबाही नजर आ रही है और सड़कें खाली हैं। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों पर गजा की स्थिति के बारे में हमास के प्रोपेगेंडा को दोहराने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र निर्देशित 7 मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा था कि उनका मानना है कि गजा में आम नागरिक को नरसंहार का खतरा है और इसे रोकने के लिए समय कम पड़ता जा रहा है। इस विशेष ग्रुप ने आरोप लगाया कि इजरायल गजा पट्टी को तबाह करने की योजना बना रहा है। इस ग्रुप ने इजरायल और उसके सहयोगियों से तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है और हमास से कहा है कि वो बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि नरसंहार है या नहीं, इसे तय सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक इकाई ही कर सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।